हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले आपको बता दें कि जो क्विज का टाइमिंग है वह चेंज हो गया है। सुबह में 10 AM क्विज होगा और रात में 9 PM। तो यह है क्विज का नया टाइम। अगर आपने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो अभी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अन्यथा आप @राजपूत सनी करके ग्रुप का लिंक सर्च कर सकते हैं। तो आज का पहला जो प्रश्न है वह है, आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, या अपराध करने का आदी होता है, या सफ़ेद पोश अपराध करता है। तो आकस्मिक अपराधी वह होता है जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। अगर उसे जैसे कोई चोर है, उसे चोरी करने अर्थात घर में कोई नहीं है और उसे मौका मिल रहा है तो वह चोरी कर लेगा। इसी को आकस्मिक अपराधी कहते हैं कि परिस्थिति जब उसके अनुकूल मिल जाएगी चोरी करने हेतु तो वह चोरी कर लेता है, अन्यथा वह नहीं करता है। अगला है अपराध। अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। कथन है जो कि सही हो। कारण दिया है, यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाए तो अपराध नहीं होंगे। तो जो हमारा कथन 2 है आर, वह असत्य है। अगर कानून नष्ट कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाएगा तो अपराध जो है समाप्त न होकर वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सी। ये सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क अपराधी एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या होता है? महापराध, दुराचार, आयु, गिरफ्तारी या परवाना। तो यहाँ राइट आंसर होगा, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में जो भेद करने का आधार होता है वह आयु होता है। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि पहले क्या था कि यह 16 से 18 तक के अपराधियों को भी जो है बाल अपराधी कहा जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। अगला कथन है, और जो वयस्क अपराधी होते हैं वो 18 साल से ऊपर के अपराधी को वयस्क कहते हैं। अगला है, भारतवर्ष में बाल अपराधी समूह किस समूह में आते हैं? 12 वर्ष के नीचे, 14 वर्ष से नीचे, या 18 वर्ष से नीचे, या 20 वर्ष से नीचे। तो जो 18 वर्ष के नीचे के सभी अपराधी होंगे उन्हें बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इसमें एक अपडेट आ गया है कि यह जो श्रेणी है ना, अब वर्तमान समय में इसकी जो है सीमा घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। 16 वर्ष से नीचे जो बच्चे हैं उनको बाल अपराधी माना जाता है। उसके ऊपर अगर कोई जघन्य अपराध करते हैं तो उन्हें बाल अपराधी नहीं माना जाएगा, उन्हें वयस्कों वाली ही सजा मिलेगी। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक बाल अपराध का कारण है? विच्छिन्न परिवार, शिक्षा, व्यक्तित्व या संस्कृति। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, खास करके विच्छिन्न परिवार में बाल अपराध कारण होता है। अर्थात कोई बच्चा होता है जो कि जिसके माता पिता या गार्जियन नहीं रहते हैं, विच्छिन्न रहते हैं या अलग रहता है बच्चा, तो वह अपराध करने की तरफ वृद्धि या रुख करता है। अगला प्रश्न है, गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। कारण दिया है, गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी न होता। तो जो ऊपर का कारण है यह कुछ हद तक कथन जो है सही है, लेकिन कारण जो है कि गंदी बस्तियां न होती तो बाल अपराध भी न होते, यह कथन गलत है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी होगा। ये सही है, आर गलत है। गंदी बस्तियों में यौन अपराध अधिक पाए जाते हैं। गरीबी के कारण बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं और बाल अपराध, आवारागर्दी आदि करते हैं। इस संदर्भ में जो राधा कमल मुखर्जी हैं उन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि भारतीय औद्योगिक केंद्र में असंख्य जो है गंदी बस्तियां होती हैं,
जिनमें मनुष्य निसंदेह निरर्थकता के साथ गला घोटा जाता है, अर्थात नारीत्व का अपमान होता है। शिशु जो बच्चे हैं वो अपनी जो है बालक अवस्था को खो देते हैं, अर्थात उन्हें कई तरह के ऐसे कार्य करवाए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए वो नहीं होता है। जैसे उन्हें विषपान कराना, अर्थात शराब वराब, ये सब बहुत पहले कम उम्र में करने लगते हैं वहाँ के बच्चे। तो जो है बाल अपराध कुछ हद तक गंदी बस्तियों के कारण होता है, लेकिन यह नहीं ज़रूरी नहीं है कि गंदी बस्तियां ख़त्म कर दी जाएं तो बाल अपराध भी ख़त्म हो जाएंगे। और कई केसों में भी अच्छे परिवारों में भी बाल अपराध देखने को मिलता है, कमोबेश आकर वे अपराध कर देते हैं। अगला है, अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है? 5 से 15 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 7 से 16 वर्ष या 10 से 21 वर्ष। सामान्यतः जो है 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इनके सुधार के लिए किशोर न्याय अर्थात बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, जो वर्ष 2000 में किशोर न्याय अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और जिसका संशोधन 2015 में किया गया था, जिसमें बालक या बालिका जो भी अपराध करते हैं और अगर वह 18 वर्ष से कम उम्र है तो उन्हें सुधारात्मक रूप से सजाएं प्राप्त होती हैं। अगला है, एक 4 वर्ष के लड़के ने अपने चचेरे भाई को चाकू घोंप दिया है। बालक की यह क्रिया कहलाएगी अपराध, बाल अपराध, श्वेत बसन अपराध या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर कोई 4 वर्ष का बच्चा अपराध करता है तो उसे हम बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। अगला है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति या नगरीकरण। तो यहाँ पर जो है बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण जो है उसे गोडार्ड ने मानसिक दुर्बलता को माना है। जो गोडार्ड है इन्होंने अपनी पुस्तक मेंटल एफिशिएंसी एंड लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंट लिखी, जिसमें इन्होंने कहा मानसिक दुर्बलता के कारण अपराध में वृद्धि होती है। इन्होंने जो यह अपना परीक्षण किया था यह 4000 बच्चों पर किया था। बच्चों पे बौद्धिक परीक्षण के माध्यम से इस निष्कर्ष को निकाला है। तो गोडार्ड जो है मुख्यतः जो है मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इनका जो निष्कर्ष है वह मानसिक दुर्बलता को इन्होंने विशेष जोर दिया है और अन्य पक्षों को जो है अवहेलना की है। और उसके लिए बाल अपराध के लिए खराब आर्थिक स्थिति, अनैतिक गृह अर्थात जैसे झुग्गी झोपड़ी और नगरीकरण भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। अगला है, इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक स्थिरता या सही सामाजिकरण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का सही सामाजिकरण हुआ होगा तो वह बाल अपराध नहीं करेगा। बाकी तीनों जो है बाल अपराध को बढ़ाने का कारण है, जबकि सही सामाजिकरण बाल अपराध के निवारण का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहते हैं पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा या अपराधी। तो जब परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसे परिवीक्षा कहा जाता है। परिवीक्षा का जो प्रयोग होता है इसे अंग्रेजी में हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, इसे कहते हैं प्रोबेशन। तो यह जो है प्रणाली का उपयोग होता है सुधारात्मक के लिए किया जाता है, लेकिन यह जो है यह गंभीर अपराधों में इस प्रकार की जो है सुविधा नहीं दी जाती है। छोटी मोटी जैसे चोरी करना या लूटपाट करना, इन सब में के लिए जो है परिवीक्षा का प्रावधान
होता है। इसमें अपराधी को दिए जाने वाला जो दंड होता है उसकी अवधि तक के लिए स्थगित करके परीक्षा दिया जाता है। अपराधी को अवसर दिया जाता है ताकि वह सुधर सके। दो और इससे संबंधित एक है कि जो इससे संबंधित अधिनियम आया था वह 1958 में लाया गया था, उसे कहते हैं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। इसका जो आधार है सुधार के लिए किया जाता है। अगला है उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। जनमत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, उस कैदी के लिए जिसे उसके निवेदन पर उसकी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति दी गई हो, मृत्यु दंड के दंडित अपराधी की अंतिम इच्छा के लिए, कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कि यहाँ जो राइट आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा जमानत पे अपराध जो है रिहा किए जाते हैं और जिनसे उन्हें सुधारात्मक दिया जाता है, सुधारने के लिए जमानत दे दिया जाता है ताकि वह अपने परिवार के साथ रहकर सुधर सके। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए जब कैदी रिहा कर दिए जाते हैं तो उन्हें दोबारा से एकदम हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाता है, लेकिन जमानत पर जब ये रिहा किए जाते हैं तो उनके जो है आचरण का जो है कानून के द्वारा अवलोकन किया जाता है। अगर वह फिर से उसी जिस कारण वह सजा भोग रहे थे उस कार्य को करते हैं तो उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो परिवीक्षा जो है वह जमानत पर रिहा किए गए अपराधी होते हैं जिन्हें सुधारात्मक सजा के लिए जो है परिवार के साथ रहने के लिए परिवीक्षा दिया जाता है, पैरोल। अगला है इलियट के अनुसार सजा से सशर्त आज़ादी को कहते हैं। सशर्त आज़ादी को क्या कहते हैं? परिवीक्षा, पैरोल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी शर्त के पर सजा आज़ादी दी जाती है, जैसे हम आपको बता दें अगर किसी को जमानत मिल जाती है और उसके सामने यह शर्त रखी जाती है कि आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे और आपको पुलिस थाने में डेली आकर सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो होता है वह पैरोल होता है। वहाँ पर एक शर्त होती है, उस शर्त के अनुसार आपको कार्य करना पड़ता है। अगला है सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित में से के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित होता है। जनता, पुलिस तथा जनता या सेना। तो जो सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था होती है इसमें पुलिस और जनता दोनों का भागीदार होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय जो पुलिस होती है वह वहाँ के स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करती है और कहती है जहाँ कहीं भी अपराध हो तो आप उसको हमें सूचित करें। अगला है रिमांड गृह एवं ब्रोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? बाल अपराधियों के लिए, कठोर अपराधियों के लिए, वयस्क अपराधियों के लिए या आदतन अपराधियों के लिए? तो यहाँ राइट आंसर जो होगा कि रिमांड गृह या ब्रोस्टल स्कूल जो है बाल अपराधियों के लिए बने होते हैं जिनमें इन्हें सुधारात्मक अर्थात सुधारने के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा दो स्कूल और होते हैं, एक होता है सर्टिफाइड स्कूल और दूसरा होता है रिफामेंट्री स्कूल। इसके अलावा हमने देखा प्रोबेशन हॉस्टल भी होता है। ये संस्थाएं हैं जो कि व्यक्ति के सुधारात्मक और संरक्षण के लिए बाल अपराधियों के लिए कार्य करती हैं। अगला है संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ब्रोस्टल स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल या प्रतिप्रेषण गृह? तो संपूर्णानंद आश्रम जो है ओपन जेल के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्णानंद भारत में जो पहली ओपन जेल थी जो मुंबई प्रांत में 1905 में प्रारंभ
की गई थी। 1910 में इसे फिर से बंद कर दिया गया। उसके बाद कारागार शिविर फर्स्ट ओपन पेरिशन कैंप के तहत 1953 में वाराणसी में यह निर्मित करने के लिए जो है ओपन जेल बनाया गया। डॉक्टर संपूर्णानंद की दिमाग की यह उपज थी और फिर से यह राजस्थान सरकार द्वारा 1963 में बनाया गया। पहला 1953 में यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम जो है 1904 में उपयोग में लाया गया, लेकिन वह 1 साल में ही बंद कर दिया गया था और जो है एकदम अस्थायी रूप से 1953 में उत्तर प्रदेश में यह लाया गया था। उसके बाद जो है 1963 में राजस्थान सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अगला है संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ब्रोस्टल स्कूल, खुले जेल, बंद जेल या रिमांड होम? तो राइट आंसर हो जाएगा खुले जेल। अगला है भारत में प्रचार विहीन कारागार किसने स्थापित या संस्थापित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो एक नाम यहाँ और याद करना है। एक तो हो गया संपूर्णानंद आश्रम, दूसरा इसे ओपन जेल भी कहते हैं और तीसरा कहते हैं प्राचीर विहीन कारागार। अब ओपन जेल किस तरह से होता है इसका हम आपको बता रहे हैं। जो ओपन जेल होता है वहाँ पे चारों तरफ 4 दीवारी रहेगी और उसके अंतर्गत सभी कैदी जो है स्वतंत्र रहेंगे अपने कार्य करने के लिए। और जेल में क्या होता है कि अलग अलग कैदियों का अलग अलग बैरक बना होता है, तो वह 4 दीवारी के अंदर भी और अपने बैरक में रहते हैं, न कि ओपन में। तो यही बस अंतर है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, संपूर्णानंद। अगला है श्वेत बसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले अपराध शास्त्री का नाम क्या है? एम.एन. श्रीनिवास, हार्टुंग, लोम्ब्रोसो या सदरलैंड? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सदरलैंड। और श्वेत बसन अपराध होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो श्वेत बसन अपराध जो है विकसित करने का श्रेय जाता है एडविन एच सदरलैंड को। इन्होंने अपने अध्ययन 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सभापति के रूप में भाषण देते हुए जो है श्वेत बसन अपराधिता के बारे में चर्चा या व्यक्त की। तो इन्होंने अमेरिकी समाज का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था। इन्होंने कहा कि जो श्वेत बसन या अर्थात उच्च लोग हैं उनके द्वारा जो किया गया अपराध होता है जिसमें उन्हें सजा नहीं मिलती है, तो वह श्वेत बसन अपराध होता है। इसके लिए जो होता है कि श्वेत बसन जो अपराधी होते हैं इसके परिभाषा के रूप में सदरलैंड कहते हैं कि श्वेत बसन अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध होता है। इसके अलावा जो श्वेत बसन की बात करते हैं टेफ्ट, क्लीनार्ड, हार्टुंग और इलियट और मैरिल भी इसकी परिभाषा देते हैं। तो जो है इलियट मैरिल कहते हैं कि वे अपने लाभ के लिए सरकार के कानून को भी पलट सकते हैं। उनका आचरण शायद ही कभी जेल की सजा या सामाजिक अधिकार का विषय बनता है। श्वेत बसन अपराधियों के संदर्भ में इलियट मैरिल का यह विचार है कि उन्हें अपराध सजा नहीं प्राप्त होती है, लेकिन वह अपने आचार विचार से कानून और सरकार को पलट सकते हैं। इसके अलावा है टेफ्ट कहते हैं कि श्वेत बसन अपराध जो है वह अपराध होता है जो कि उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है। श्वेत बसन अपराध वह अपराध है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है, यह है टेफ्ट। इसके अलावा क्लीनार्ड के अनुसार श्वेत बसन अपराध जो है ऊंची व्यावसायिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के द्वारा व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। क्लीनार्ड क्या कहते हैं कि श्वेत बसन अपराध
ऊंची व्यावसायिक परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के द्वारा व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। इसके अलावा एक और विद्वान है, उनका नाम है हार्टुंग। हार्टुंग है जो इन्होंने लिखा है कि श्वेत वसन अपराधी वह होता है जो समाज के ऊंचे आर्थिक वर्ग में आता है और सुशिक्षित होता है, अर्थात शिक्षित होता है। अगला है, समाज के अधिक समृद्ध और धनाढ़ वर्गों के सदस्यों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है श्वेत वसन अपराध, नीला पोष अपराध, चोरी, सेधमारी। तो राइट आंसर हो जाएगा सफेद पोष अपराध। अगला है, निम्नलिखित में से एक श्वेत वसन अपराध है तस्करी, धूर्त क्रीड़ा, घूसखोरी या चोरी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा घूसखोरी। अगला है, श्वेत वसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना जाता है तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को, विभिन्न संपर्कों या बदला लेने की भावना को। तो श्वेत वसन अपराधी जो है अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में अर्थात तीव्र महत्वाकांक्षा रखने के चक्कर में अपराध करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहा जाता है? किसी भिखारी द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा या उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह होगा उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा किया गया जो अपराध होता है उसे सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में रखा है। अगला है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।